हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के गाला असाइनमेंट सॉल्यूशन की, जो कि हमारे पास 2026 के एग्जाम में जरूर काम आएगी। ठीक है ना, बोर्ड के एग्जाम में। चलिए, तो हम कंप्लीट करेंगे पेपर 1 का सेक्शन नंबर डी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। तो पहले समझ लेते हैं कि 47 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर हम उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यह लिखा है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहने का मतलब क्या, एक हमारे पास ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल बना देता हूं पहले। एक हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल वो लाइन ड्रॉ की जाती है। एक साइड के पैरेलल, जैसे हमारे पास ये जो बेस है ना ट्रायंगल का, इसके पैरेलल एक साइड बनाई जाती है, मतलब पैरेलल बनाई जाती है। अब बनाने के बाद यहाँ पे क्या बोला गया है साफ साफ कि ये जो लाइन है ये ट्रायंगल के दो साइड को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब एक फिक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। एंड द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमारे पास एक और दो साइड, इनको एक पैरेलल लाइन ने डिस्टिंक्ट किया, मतलब काटा या फिर प्रतिच्छेदित किया। तो कहने का मतलब ये ना कि हमारे पास ये पहली साइड है, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो गई, सेम दूसरी साइड है वो भी सेम रेशियो में डिवाइड हो गई। बस हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, चलो तो पहले क्या करता हूं, मैं पेज को साइड में कर लेता हूं, क्योंकि अब मुझे मालूम पड़ेगा कि ये थेल्स का थ्योरम है। ठीक है, याद रखना कि थेल्स का थ्योरम ऐसे भी लिखा आता है, कभी बार शॉर्ट में डाल देते हैं इंग्लिश में थेल्स थ्योरम, कभी बार इस तरीके से लिखा होता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि थ्योरम क्या बोल रहा है। ठीक है, और उसे सॉल्व कैसे करना है ना। ओके, अब हम इसे प्रॉपर तरीके से नाम वगैरह दे देते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी, और जो BC के पैरेलल है उसे मान लेते हैं हम DE। अब यहां पे क्या करेंगे, हम पहले परपेंडिकुलर बना देते हैं। किसके? हम बना देते हैं AC के ऊपर और AB के ऊपर। चलो ओके, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास पूरा AC के ऊपर परपेंडिकुलर बन गया। सेम इसी तरीके से ओके नेक्स्ट। तो ये AB के ऊपर हमारे पास ये परपेंडिकुलर बन गया। अब इनका भी नाम दे देते हैं हम। चलो नाम दे देते हैं MN, दे देते हैं MN। ठीक है, आपकी इच्छा है OP PQ कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वहां पे। ठीक है, जो आप प्रूव करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा ना। अब हमारे पास क्या करेंगे, हम इनको भी ऐड कर लेते हैं। किसको मैं बता दूं, हमारे पास BE को और यहाँ पे DC को। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, इसी से प्रूव करना है। अब प्रूव क्या करना है वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वन साइड लेंगे, ये दूसरी साइड लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो DE ने क्या किया है, ये AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये 1 और 2, हमारे पास एक पार्ट 1 हो गया और दूसरा पार्ट 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 और 4। ठीक है, वहां पे आपको नंबर मेंशन नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर कुछ बच्चे नए हैं, अभी भी थ्योरम नहीं समझ में आ रही है, तो मैं उनके लिए समझाने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा हिंट दे रहा हूं। ठीक है, समझना ना। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम थोड़ा बहुत स्टेटमेंट भी लिखेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखेंगे। स्टेटमेंट में क्या रहेगा हमारे पास, स्टेटमेंट में रहेगा हमारे पास कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC एंड पैरेलल लाइन एंड ड्रॉ लिख देते, फिर से ड्रॉ। हमने क्या किया, DE को पैरेलल बनाया किसके, BC के लिए। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे एक्टिविटी की ना वो हमें दिखानी पड़ेगी यहाँ पे, याद रखना। अब उसके बाद हमने क्या किया, पैरेलल बनाने के बाद हमने परपेंडिकुलर भी बनाया, तो वो भी डाल दो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बता दो हमारे पास कौन सा होगा। देखो, AB के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा माना जाएगा, हमारे पास ME। ठीक है, तो लिखेंगे कि ME परपेंडिकुलर है हमारे पास किसके ऊपर, AB के ऊपर, एंड हमारे पास AB ले लिया हमने। अब AC की बात करते हैं। तो हमारे पास AC के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा, DN है। तो DN परपेंडिकुलर ऑफ AC। ठीक है, एंड ज्वाइन BE और CD। लो,
अब जितना भी हमने वहां पे किस तरीके से ट्रायंगल बनाया, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है। अब बताने के बाद हमें प्रूव क्या करना है तो वो ले लो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में टू प्रूव। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो डीई लाइन है ना, इसने क्या किया है, AB को इंटरसेक्ट किया है किस पे, D पॉइंट पर। तो हमारे पास जो ऊपर वाली जो साइड होगी वो नीचे वाले साइड के रेशियो में आएगी, मतलब प्रोपोर्शन में आएगी बोल सकते हो। तो इसे लिखोगे AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB। ओके करेक्ट है। नाउ अब इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे AB के बारे में बताया, वैसे ही किसके बारे में बताना पड़ेगा हमें, AC के बारे में। तो लिखेंगे AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करना है तो उसके लिए लेना पड़ेगा हमें एक ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि सीधी सी बात हम ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। चलो तो हम लिखेंगे सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये यूज करेंगे हम फॉर्मूले को 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। चलो अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्यूशन को। ठीक है, चलो आई होप यहां तक आपको स्टेटमेंट वगैरह मालूम पड़ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे लिखना है। देखो 4 मार्क का थ्योरम है तो आपको थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल दे दी, उसके स्टेटमेंट्स दे दिए, हमने कैसे क्या बनाया ट्रायंगल को, वो सारी चीजें। ठीक है, अब सॉल्यूशन मैन हमारा पास यहां से होगा, हमें प्रूव करना है AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 1 2 लिखा है ना, 1 2 वो मैंने हिंट दिया है कि पहले हम स्टार्ट करेंगे इस 1 से। तो ट्रायंगल लेंगे कौन सा हम, ADE। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE। अब इस ट्रायंगल ले लिया हमने ये वाला। अब ये ट्रायंगल लेने के बाद, ADE लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरी साइड और ये परपेंडिकुलर लेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे ADE का एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 इंटू, अब बेस क्या होगा, बेस तो बेस होगा हमारे पास AD, बेस हमारे पास क्या होगा AD इंटू, और हमारे पास हाइट क्या होगी, तो हमारे पास ये अल्टीट्यूड ये थे तो इन्हें हाइट माना जाएगा इन्हें। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा ME, ये हो जाएगा ME। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट साइड को कंप्लीट किया, सेकंड साइड की बात ये आएगी। अब लेंगे हम कौन सा, इन ट्रायंगल DBE, याद रखना, फिर से लिखेंगे हम इन ट्रायंगल DBE। अब यहां पे भी एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू 1/2 इंटू, अब हमारे पास बेस क्या है, तो बेस हमारा होगा DB इंटू, और हाइट क्या होगा, तो हाइट तो हमारे पास एक चीज याद रखना कि अगर पूरी साइड है और साइड के हम चाहे परपेंडिकुलर यहां बनाए या फिर यहां बनाए, अगर मैं बोलूं कि AB का परपेंडिकुलर कहाँ है, AB का परपेंडिकुलर कहाँ है, तो आप यही बोलोगे ना कि हमारे पास ये दिया है। ठीक है, तो हमारे पास साइड कितनी भी बड़ी हो और वो परपेंडिकुलर कहीं भी हो, चाहे बीच में हो, लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में हो, परपेंडिकुलर को हम परपेंडिकुलर ही मानते हैं। तो हमारे पास ये जो पूरी साइड ना AB के ऊपर हमारे पास क्या, ये ME पहले से ही था, ये पूरी साइड क्या एक जैसी थी, सीधी साइड थी, एक तरीके से एक लाइन थी। ठीक है, तो ME ही हमारा परपेंडिकुलर होगा इस नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ME, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। आई होप हमने ME क्यों लिया आपको मालूम पड़ गया हो, क्योंकि ट्रायंगल मतलब कोई भी साइड के ऊपर अगर वो लाइन कहीं भी है, अल्टीट्यूड कहीं भी है, उसी को हम काउंट करते हैं एज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रख लेना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब नेक्स्ट स्टेप में यहां हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब जो कैलकुलेशन निकाला उसी को हम लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे, मतलब हम प्रोपोर्शन निकालेंगे तरीके से। रेशियो और प्रोपोर्शन वैसे अलग होता है, रेशियो निकाल रहा है फिलहाल तो हम, देखो तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब जो भी कीमत निकाली वो रख लो, तो ऊपर वाली कीमत हम सेम उतार दो, 1/2 इंटू AD इंटू ME अपन में 1/2 इंटू DB इंटू ME। ME से ME कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा,
तो बचेगा क्या हमारे पास, AD अपॉन में DB बचेगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहला और दूसरे साइड से हमने यहाँ का प्रोपोर्शन निकाल लिया है, मतलब हमारे पास इसका अपॉन में निकाल लिया है डेरिवेशन। चलो, आई होप मैंने किस तरीके से फाइंड आउट किया वो आपको मालूम पड़ गया हो। ठीक है, आप अगर बुक में देखोगे, आप असाइनमेंट में सॉल्यूशन में देखोगे तो 3 से 4 स्टेप में पूरा किया है, लेकिन ये आपको स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। ठीक है, करोगे कोई गलत नहीं मानेंगे, हमेशा राइट ही बताएगा टीचर आपका। ठीक है, चलो, हाँ ये बोल सकते हैं कि टीचर का सॉल्यूशन शायद मेरे से अलग हो सकता है, बाकी उनका जो बताने का मकसद रहेगा या फिर मेरा बताने का मकसद रहेगा वो एक ही है। ठीक है, चलो, अब मेरे पास वैसे स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है, मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि 4 मार्क्स यार। ओके, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये AC की बारी आएगी। देखो मैं पहला ट्रायंगल ले लिया, मतलब पहला साइड ले लिया, दूसरा साइड ले लिया, अब हम तीसरे की बात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा AED या फिर बोल सकते हो ADE, ट्रायंगल एक ही है इस वजह से। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल AED। चलो, तो निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सॉरी, थोड़ा मैं स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास में एक व्यक्ति ऑफ हो गया है, तो वहाँ पे अब समझ रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे मुरारी। चलो, तो उनकी अब जो बॉडी है वो जा चुकी है। चलो, हम कंटिन्यू करते हैं आगे ना। अपने पास मैंने क्या लिखा, यहाँ पे B इंटू H लिखा, हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला तो मैंने एक्सेप्ट यहाँ पे डाल ही दिया था, बीच में आपने देखा था ना कि बेस इनटू हाइट। अब हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, तो हमने लिया है AED। तो हमारे पास यहाँ पे बेस क्या होगा, बेस होगा हमारे पास ये 3rd नंबर का, क्योंकि हम ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो AE इंटू, अब इसका हाइट क्या होगा, हमारे पास जो बेस इंटू हाइट है ना, हाइट क्या होगी, तो हमारे पास इसका जो अल्टीट्यूड बनेगा ना इस साइड का, वो होगा ये वाला। ठीक है, ये मतलब उसका नाम क्या है, DN। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कौन सा हमारे पास, 4th नंबर का, क्योंकि 3 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब 4th नंबर का इक्वेशन हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला निकालेंगे। तो जिस तरीके से हमने AE वाली साइड ली थी, अब इस बार लेंगे हम EC, मतलब ट्रायंगल लेंगे EDC। तो लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में इन ट्रायंगल EDC। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC बराबर 1/2 इंटू, अब बेस क्या है, तो बेस होगा हमारे पास EC इंटू, और जो हमारी हाइट होगी, तो मैंने बताया था कि हमेशा याद रखना कि किसी भी साइड के ऊपर अगर कहीं भी अगर अल्टीट्यूड बना है तो वही उसका हाइट होगा। तो हाइट क्या होगा हमारे पास, DN, ये भी होगा, तो लिखेंगे हम DN, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे AE अपन में AC निकालेंगे। तो लिखेंगे सीधा फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, इसको ले लो सीधा। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC बराबर 1/2 इंटू, अब बेस क्या है हमारे पास, तो AE इंटू DN। इसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, कीमत ले लेंगे, तो 1/2 इंटू EC इंटू में DN आ जाएगा। अब जो चीज सेम है ऊपर और नीचे, उसे कैंसिल कर दो। देखो DN से DN कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ बचा AE अपॉन में EC। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। लेकिन ये हमारे पास जो मैन इक्वेशन है ना, एक तो हमारे पास ये 3rd वाला है, और एक कौन सा है 3rd, ये हमारे पास 6 वाला है। इन दोनों से हम अभी भी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि दोनों आपस में बराबर होंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ना, देखो आपको एक तुमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, अगर आपको याद हो तो अच्छे से, और दूसरा हमने ट्रायंगल लिया था ये वाला। ठीक है, अब एक हमारे पास क्लास 7th का एक रूल है इसमें कि अगर कोई दो ट्रायंगल अगर एक ही बेस पर है, सेम बेस पर है, तो उन दोनों के एरिया बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो साइड है उसी ट्रायंगल का हिस्सा होगा,
ये वाला जो साइड है उसी ट्रायंगल का हिस्सा होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इससे क्या होगा हमारे पास कि ये आपस में प्रोपोर्शन बन सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, पहला डी बी ई एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है ई डी सी ऑन द सेम बेस ऑफ DE, so both triangles area are same because between the parallel line। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो चीज थी, एक तो दोनों सेम बेस पर है और दूसरा पैरेलल लाइन के बीच में है। इस वजह से क्या होगा, दोनों का जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो सेम होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं डालना चाहते तो एक और लिख सकते हो, मैं इसको थोड़ा चेंज करके दूसरा भी बता सकता हूँ। अगर थोड़ा सा शॉर्ट में चाहिए तो हल्का सा, ज्यादा शॉर्ट में नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि हमें पूरी स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि बोथ ट्रायंगल अब आपको जो स्टेटमेंट सही लगे वो आप लिख देना। बोथ ट्रायंगल कौन कौन से हमारे पास, एक तो DBE एंड नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल हमारे पास EDC on the same base and between the parallel line, so both triangles area are also same लिख देता हूँ, also same, क्योंकि वो पहले से सेम होते हैं, वो तो हमने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, अब एक लास्ट स्टेप होगा कौन सा हमारे पास, हम ये वाले ट्रायंगल भी ले लेंगे, तो लिखेंगे DBE ट्रायंगल DBE इक्वल टू दूसरा कौन सा ट्रायंगल है EDC ट्रायंगल EDC। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 7th नंबर का पॉइंट। ठीक है, 7th नंबर का पॉइंट। अब यहां पे जाके हमारे पास क्या है, कंफर्मेशन कंफर्म होगी। ठीक है ना, मतलब अब हम जाके लिख सकते हैं लास्ट में कि हमारे पास जो मेन इक्वेशन है, एक तो ये इक्वेशन हो गया, एक थर्ड हो गया और एक 6 हो गया। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 6 एंड 7th हेंस। ठीक है, 7th क्या होगा हमारे पास, यहां पे लिखेंगे सीधा कि हमारे पास जो AD है वो अपॉन में होगा हमारे पास DB एंड इक्वल टू AE है, उसका प्रोपोर्शन बनेगा AC के साथ, और लास्ट में लिखोगे आप हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे 3 स्पेस नहीं है। चलो इतना काम करना है और आपका आंसर। ठीक है, मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया है और मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम तो उस वजह से बिगड़ गया क्योंकि यहाँ पे अंकल जी ऑफ हो गए इस वजह से। बाकी इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। रियल में बोल रहा हूँ आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो मेरे बताए अनुसार। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ठीक है, ये 4 स्टेप आपको, वैसे 4 नहीं, हम 4 से ज्यादा है, लेकिन मतलब 6 स्टेप है कुल मिला के। ठीक है, और पॉइंट की बात बोले तो हमारे पास कुल मिला के 7 पॉइंट है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझ के कर लिया ना, मतलब आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है, आप है ना यहाँ पे बुक में देखोगे तो वहां पे डिटेल में नहीं, एक तरीके से अगर आप सब यहाँ पे असाइनमेंट में देखोगे तब भी वो डिटेल में नहीं है। तो डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको डिटेल जल्दी आ जाएगा अगर ध्यान दोगे तो, नहीं तो आपकी इच्छा है आप असाइनमेंट से भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर स्टैंडर्ड वाले दिख रहे हैं ना तो कंफर्म कर ही लेना इसको। ठीक है, चलिए तो अब बाकी की जो वीडियो हम बाद में बनाएंगे क्योंकि हमारा टाइम हो गया, अभी 2:30 बजने वाले हैं, बिकॉज बच्चे आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सीधा 48 क्वेश्चन की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर
48। अब क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ओके, पहले समझना, हमारे पास एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल किसको बोलते हैं? सीधा बोल सकते हैं। एक सीधा खंबा है हमारे पास, उस खंबा का शैडो हमारे पास आया हुआ है। चलो, तो हमारे पास जो खंबा है वो खंबा कितने मीटर का है? 6 मीटर का खंबा है। खंबा એટલે पोल, समझ रहे हो एक तरीके से। और जो उसका शैडो पड़ रहा है ना वो 4 मीटर का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा ट्रायंगल में चेंज करेंगे कंप्लीटली, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का है, याद रखना ये क्वेश्चन। ओके, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ। चलो, अब आगे क्या दिया? आगे कि एंड एट द सेम टाइम, अब उसी समय अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। अब हमारे पास एक टावर और है, वो तो पोल था, ये टावर है हमारे पास, टावर, आवर बावर का टावर है। चलो, और इसका जो शैडो है वो 28 मीटर लॉन्ग है, 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, चलो, तो इसको भी हम ट्रायंगल के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, आगे लिखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या करना है, इस टावर की हाइट निकालनी है। कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल एक तरीके से। देखो, सबसे पहले दोनों सेम टाइम की बात करें तो ये इक्वल एंगुलर ट्रायंगल होगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एंगल के हिसाब से दोनों को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है। लिखेंगे हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो, अब हमारे पास जो गिवन है वो तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो मैं इनका नाम दे देता हूं, जो भी ए बी सी पी क्यू आर। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि द रेशियो ऑफ टू इक्वल एंगुलर triangles are same। ठीक है, इक्वल भी बोल सकते हैं, मतलब जो रेशियो होता है ना हमारे पास, इक्वल एंगुलर का मतलब क्या, देखो सेम टाइम पे है तो हमारे पास ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो राइट एंगल है वो इस राइट एंगल के बराबर होगा, तो ये इक्वल एंगुलर होगा। ठीक है, तो हमारे पास इस कंडीशन से हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे कौन सा, रेशियो वाला। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेशियो, अब रेशियो कैसा होगा हमारे पास, देखो परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से होगा तो लिखेंगे हम AB अपॉन PQ इक्वल टू, और बेस से बेस का होगा क्योंकि उन्हीं की कीमत दी गई है, तो BC अपॉन में QR कीमत रखते हैं। तो AB की कीमत कितनी है, 6 मीटर। PQ हमें फाइंड करना है क्योंकि ये हाइट ऑफ द टावर है। अब BC क्या है, BC दिया 4 मीटर और QR दिया हमारे पास 28 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 का 6 से करेंगे तो 7 6 जा 42, मीटर को एज इट इज लिखेंगे, और PQ को 1 से करेंगे ना तो PQ आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो हाइट ऑफ द टावर है ना वो आएगा 42 मीटर। तो लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ समझना है थोड़ा अच्छे से। ठीक है, चलो इतना लिख दोगे तो भी आपके लिए इनफ है। और इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो हिंदी मीडियम का वीडियो बनाऊंगा ना उसमें कोई दूसरा ट्रिक यूज कर लूंगा, मतलब दूसरा तरीका बता दूंगा और उसकी लिंक आपको सेंड कर दूंगा, जिससे क्या है आप दोबारा भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, और समझ गए ये वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब 49 की तरफ। चलो एक बार मैं कंफर्म करूंगा क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा था बीच में, तो इसमें एक आध क्वेश्चन है ना रॉन्ग दिए हैं, तो वो भी मैं बताता चलो, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने गलत बता दिया। ओके, ये तो 48 तो मतलब क्लियर ही है, जैसे हमारे पास 42 मीटर है। चलो नेक्स्ट हमारे पास 49। ओके,
अब 49 में क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन में, यह लिखा है कि हैड आर्या स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हमारे पास, टोटल मार्क 30 है। अब जो आर्या है ना, वो जो भी मार्क्स कवर करते मतलब लेके आती है मैथमेटिक्स के अंदर, उसके अंदर 10 मार्क्स ज्यादा है। मतलब क्या बोला हमारे पास कि हैड आर्या स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स, 9 टाइम these marks would have been the square of the her actual marks। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले एक्चुअल मार्क देखना है कि एक्चुअल मार्क कितने हैं। एक्चुअल मार्क का क्या 10 मार्क मोर है, मतलब 10 ज्यादा है एक तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर, 30 में से बोल रहे हैं। तो एक्चुअल मार्क हमें पता नहीं एक तरीके से, लेकिन ये 10 मोर का मतलब ये कि हमें हिंट दी गई है कैसे भी करके हम कीमत को निकाल सके। ठीक है, चलो तो हम लिखेंगे लेट बी करके, लेट बी आर्या स्कोर्ड, आर्या ही ना, हाँ, आर्या स्कोर्ड एक्चुअल मार्क एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, एक्चुअल मार्क्स को एक्स मान लिया, यहाँ पे इन मैथमेटिक्स नहीं डाला मैंने, एक्स ले लिया खाली देख लिया। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यानी क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो अब आप देखोगे यहाँ पे कि हैड आर्या स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स। तो 10 मोर मार्क्स मतलब क्या आप लिखेंगे कि जो एक्चुअल मार्क्स है उससे 10 मार्क्स ज्यादा लेके आते हैं एक तरीके से, ये क्वेश्चन के हिंट के अकॉर्डिंग है। अब इक्वल टू, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला हमारे पास, हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो यहां तक तो चलो क्लियर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बोला है कि 9 टाइम दीज मार्क वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क। तो हमारे पास 9 टाइम मतलब जो 10 मार्क ज्यादा लेके आई है ना, ये 9 टाइम किस टाइम से हमारे पास, जिसके एक्चुअल मार्क का स्क्वायर है उसके बराबर है। दीज मार्क्स 9 टाइम इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स, मतलब स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स मतलब ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या बोला हमारे पास कि अज्यूम द एक्चुअल मार्क स्कोर्ड बाय द आर्या एक्स। तो देखो हमने भी माना एक्स है और उसने भी एक्स ही माना है। ओके, अब क्वेश्चन में लिखा है कि नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इन द टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है। ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है उसे भी समझ लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में पहला दिया हमारे पास कि रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये है ना, उसके अंदर गलत दिया है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। चलो कैलकुलेशन करते हैं। अंदर 9x प्लस 9 10 90 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है इसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस में चाहिए। ठीक है ना, इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये इक्वल लिख दे रहा है इक्वल टू 0, क्योंकि सारी कीमत हम उधर ले जा रहे हैं। अब 9x उधर ले जाएंगे तो माइनस का 9x, 90 उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 90। अब ये इक्वल टू 0 यहां लिखो या फिर यहां लिखो, बात एक ही है। तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। ठीक है, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x। मैं लिख देता हूं यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, उसमें एकदम गलत दिया है, याद रखना वहां पे गलत दिया है, मैं अभी जस्ट चेक कर रहा था। ओके, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला उसे भी फॉलो कर लेते। चलो क्वेश्चन में बोला हमारे पास कि हाउ मेनी मार्क डिड आर्या स्कोर इन द टेस्ट। ओके, चलो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या करना पड़ेगा, सर फैक्टराइज करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल मार्क्स आएंगे उसके। चलो तो अब कैसे फैक्टराइज करेंगे हम, मैं यहाँ पे फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। अब 90 को क्या करते हैं हम, फटाक से फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से 45, 3 से 15, अगेन 3 से 5, 5 से 1। तो हमें इन 4 नंबरों का ऐसा अरेंजमेंट करना है ना कि हमें बीच की संख्या मिल जाए, मतलब 9 मिल जाए। चलो तो कैसे करेंगे, देखो 5 3 15 इंटू 3 2 6। देखो अगर इन्हें प्लस माइनस करते क्या 9 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 15 में से अगर 6 घटाएंगे ना तो 9 मिल जाएगा हमें। तो क्या करेंगे हम, इसको रिप्लेस करेंगे 9 की जगह, लिखेंगे हम 15 और 9, x के फॉर्म में तो दोनों जगह x।
अब माइनस चाहिए हमें, तो बड़ी कीमत के आगे माइनस और बीच में करोगे प्लस, क्योंकि अपोजिट साइन करोगे तभी तो वो घटेगा। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, 9 नहीं 6 है, ठीक है। चलो, अपोजिट मतलब साइन करोगे तभी तो वो कीमत घटेगी, याद रखना। होता है ना माइनस प्लस माइनस होता है, वो इसी वजह से अपोजिट साइन हमेशा घटते ही घटते हैं, याद रखना। नाउ अभी 9x के बदले रिप्लेस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करता हूँ मैं, उधर कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास यहाँ पे। अरे यार 2 मिनट ना, पहले इसको मैं हटा देता सबको। ओके, अब हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, तो ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर कॉमन निकालेंगे, तो x आएगा सिर्फ, अंदर आएगा यहाँ पे x माइनस 15 प्लस, क्या x के साथ कोई वैल्यू है, बोले नहीं है, तो इस 6 को पूरा बाहर निकालो और पूरी वैल्यू को अंदर डाल दो, तो x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो सेम वैल्यू उसे वन टाइम ले लो, तो x माइनस 15 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओगे तो x इक्वल टू हमारे पास प्लस का 15 और ये इसको ले जाओगे तो x इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं है, तो हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो x बराबर माइनस 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बचा कितना 15। तो हमारे पास लिखेंगे आर्या स्कोर्ड एक्चुअल मार्क, यहाँ पे एक्चुअल मार्क इन मैथमेटिक्स इन मैथ इज 15, ठीक है। तो 15 मार्क्स एक्चुअल रिसीव करता है उस 30 मार्क्स में से, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आपको पास ये जो आंसर दिया ना, ये राइट है हमारा, और ये रॉन्ग दिया है किसके अंदर, बुक के अंदर, मतलब ये जो असाइनमेंट के अंदर। तो आप खुद विचार करो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारा रॉन्ग होता तो इसका आंसर ही नहीं आता, ठीक है। आंसर यही है, उसमें आंसर सही दिया है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत दिया है, तो याद रखना उसको उतारना मत, ये हमारा राइट है, ठीक है। चलिए सो बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं पहले साइड में हो जाता हूँ बिकॉज आप नोट डाउन कर सको इसलिए। हरे कृष्ण हरे मुरारी। ओके चला, मैं कर लेता हूँ रफ से। क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है पहले उसे समझ लेते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कॉम्पिटिशंस बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। सो कहने का मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको एक सर्टेन डेट दी गई है, एक फिक्स डेट दी गई है, अब वो डिले करता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन डिले करने पर उसको 200 रुपये फाइन चार्ज करना पड़ता है, देना पड़ता है, और 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, मतलब 50 रुपये हर डे के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। अगर नेक्स्ट डे तो 50 प्लस, नेक्स्ट डे 50 प्लस। तो यहाँ पे हमारा एक एपी तैयार हो रहा है, एपी। तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है 200 से स्टार्ट, 200, नेक्स्ट डे 250 हो जा रहा है, नेक्स्ट डे 300 हो जा रहा है, नेक्स्ट डे 350 डे मतलब हमारे पास सॉरी रुपीज हो जा रहा है। तो इस तरीके से फाइन क्या बढ़ता जा रहा है, 50-50 रुपए करके। अब आगे क्वेश्चन बोला है कि देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, मतलब पहले के कंपैरिजन में क्या है 50 रुपए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे पर। अब लिखा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, मतलब 30 दिन तक लगातार अगर वो डिले करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे n बराबर 30 दिया, नंबर ऑफ टर्म दिए है हमारे पास 30, तो हमें बताना है कि टोटल कितना उसको देना पड़ेगा, मतलब ऐसे निकालना पड़ेगा हमें। चलो तो सबसे पहले हम इस एपी से निकाले थे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होगा हमारे पास 200, डी क्या होगा 50, और ये असेंडिंग ऑर्डर में तो प्लस का 50 होगा। अब निकालना है हमें ऐसे, ऐसा निकालना है S13 SN, अच्छा फॉर्मूला लिखेंगे पहले, लिखेंगे बाय
सम ऑफ ऑल टर्म फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल टर्म फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला तो बस एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब जो भी कीमत हम यहाँ पे मेंशन करेंगे तो यहाँ पे एस 30 लिखेंगे, बिकॉज क्या नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे पास 30 है, वहां पे ऑलरेडी दिया है मैंने, इक्वल टू 30 बाई 2 ब्रैकेट में 2, ए की कीमत कितनी है हमारे पास, ए की कीमत 200, तो 200 प्लस एन की कीमत 30 माइनस 1 और डी की कीमत दी है हमारे पास 50। कैलकुलेशन करते हैं आगे, तो 2 से 30 को हम कैंसिल करेंगे 15 टाइम में, अब 2 का 20 मतलब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, 400 प्लस माइनस करेंगे तो ये 29 इंटू 50 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 से 45 कैरी 4, 5 2 10, 10 to 14, तो 1450 आएगा आपका, 1450। चलो इसको घटाया तो 29 आया और 29 का 50 से किया तो 1450 आ जाएगा, इनको जोड़ देते हैं तो 15 ब्रैकेट में 1850 हो जाएगा, 1850, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हमारे पास एज इट इज आएगा, 15 5 जा 75 कैरी 7 हमारे पास आएगा, 15 8 जा 120, 120 और 7 127 हो जाएगा, कैरी आ गया हमारे पास 12, 15 में 15, 15 और 2 17, 17 और 10 27 हो जाएगा, 27। मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो 27,750 रुपीज एज अ पेनल्टी, मतलब बोल सकते हो कि डिले का देता है वो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे pay 27,750 rupees delay for 30 days, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, नहीं तो 27,750 भी लिखोगे तो भी अपने पास आंसर करेक्ट है, इतना है, ठीक है। आगे आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने क्या देते हो, ठीक है। एक बार आंसर देख लो, डन। चलो अब इसे आप नोट करो, फिर हम क्या करते हैं इसे रफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अटेंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अभी क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला पहले उसे समझ लेते हैं। क्या लिखा है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग 125 ऑब्जर्वेशन इज 22.12। सो कहने का मतलब क्या, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी गई है 125, इसका जो मीन दिया है ना वो 22.12 है। मतलब हमारे पास मीन बोले तो x बार की कीमत दी गई है, कितनी दी है 22.12, ये कीमत दी गई है। और हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, यानी जो बोल सकते हैं हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 125 है। हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है या फिर ऑब्जर्वेशन है वो 125 है, ठीक है। चलो इसे मैं ऊपर लिख लेता हूं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास, अब आगे बोला है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। मतलब हमें क्या करना है, ये देखो डैश डैश दिए ना दो, हमें इन्हें फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, हम इसे कुछ मान लेते हैं, चलो पी क्यू मान लेते हैं, पी और क्यू, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है, आप एक्स वाई मानो, ए बी मानो, पी क्यू मानो, कुछ भी मानो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा या फिर आ जाना चाहिए। चलो लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज चेक करनी पड़ेगी, हमारे पास क्लास मार्क। आप देखोगे ना ये इरेगुलर है, इरेगुलर मैंने कैसे पहचाना, देखो 0 से 4 है तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 4 से ही स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसे रेगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे, रेगुलर क्लास में चेंज करेंगे। कैसे, अब समझते हैं। देखो ओके, हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चाहिए ना। अभी हमारे पास 8 है, हम 2 और ऐड कर लेते हैं, इसमें 2 रो और ऐड कर लेते हैं, 1 और 2। चलो अब ये रो और कॉलम के अंदर अपनी जितनी भी डिटेल है पहले फिल कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो भी गिवन है पहले फिल कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उस पेज को हटा देंगे और डायरेक्ट कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। नाउ हमारे पास पहले क्लास है, जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहले हमारे पास दिया क्लास। अब समझना इस क्लास को हमें कैसे फिलअप करना है, हमें इसे बनाना रेगुलर फ्रीक्वेंसी। और रेगुलर फ्रीक्वेंसी अगर बनाना नहीं आती तो मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि पहले वाली कीमत से आप 0.5 माइनस कर दो, 0.5 माइनस कर दो, और दूसरी वाली कीमत में आप 0.5 प्लस कर दो।
इतना काम करोगे ना आपका रेगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ठीक है, चलो मैं बनाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखो 0 में से माइनस करेंगे तो संख्या माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 0.5 डैश, उसमें ऐड करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा, 4.5। अब ये 5 में माइनस करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 9 में ऐड करेंगे तो ये 9.5 आ जाएगा। ओके, 10 में माइनस करेंगे 0.5 तो 9.5 हो जाएगा। अब आप नोटिस करोगे ना, देखो हमारे पास जहां से क्लास मार्क एंड हो रहा है ना वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास रेगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब क्या करता हूं मैं, फटाफट इसको चेंज कर लेता हूं। आई होप मालूम पड़ गया हो कि क्या करना है आपको, पहले वाली कीमत से 0.5 घटाना है और दूसरी वाली कीमत में ऐड करते जाना है, बस खाली इतना काम करना है। डैश यहाँ पे 14.5, अगेन 14.5 डैश 19.5, 19.5 डैश 24.5, 24.5 डैश 29.5, 29.5 डैश 34.5, 34.5 डैश 39.5 एंड 39.5 डैश 44.5। ठीक है, लो मुझे दिख रहा था कि साफ साफ 5 का गैप है, तो फटक से मैं क्या हुआ, ऐड करते चला गया, ऐड करते चला गया। ठीक है, चलो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास दिया है, इसे हम एफ आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई बोले तो इंटीजर और एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी। नाउ उसको ऐड कर लेते हैं, तो 3, 8, 12 पी एंड उसके बाद हमारे पास 35, 21, 35, 21 क्यू, क्यू एंड 6, 2 है, 6 और 2। ठीक है, अब हमारे पास हमने सारी कीमत जो भी हमारे पास दी थी ना डिटेल में, वो सब हमने इस बॉक्सेस के अंदर रख ली है। अब हमें इसका कोई काम नहीं है, अब हमें इस पेज का कोई भी काम नहीं है ना, तो इसको क्या करते हैं, साइड में कर देते हैं। चलिए ओके, इसको साइड में कर लेते हैं। अब जो बाकी के जो बॉक्सेस है ना उनको प्रॉपर तरीके से फिल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मेन निकालना है, मेन आप 3 तरीके से निकाल सकते हो, डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा इजी लगता है, उसी को आपको यूज कर लेना है। मैं यूज करूँ स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, चलो तो उसके पहले हम निकालेंगे हम एक्स आई। अब मैंने आपको कई बार समझाया था कि एक्स आई हमारा दहेज है। अब दहेज कैसे, क्योंकि जब भी मेन की बात की जाती है ना, आप कोई भी मेथड यूज करोगे ना तीनों में से, एक्स आई तो कंपलसरी है। ठीक है, कैसे, जैसे आप शादी करोगे ना, भले आप दहेज नहीं मांगोगे, लेकिन एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो देगा ना, एज वो डाउरी बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, वैसे डाउरी नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने कुछ डिमांड नहीं की, वो तो उसकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि मेन जब जब आप फाइंड करोगे ना, तब तब आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। शादी जब जब करोगे तब तक दुल्हन घर पे आएगी, मस्ती करो, जस्ट चिल। ओके, नाउ अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, मतलब क्लास मार्क को दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 4 आएगा और 4 का हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो पहला एक्स आई आया 2। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लगभग आएगा 14 और 14 का हाफ करेंगे तो 7। अब मुझे क्लियर विजिबल हो रहा है कि 2 और 7 के बीच में 5 का गैप है, तो इस 5 के गैप को मेंटेन करते हुए चले आप। नाउ यहां पे 12, 17, 22, 27, 32, 37 एंड 42। लो मेंटेन करते हुए आ गए, सबके बीच में गैप भी सेम है और हमारा तुरंत एक्स आई निकल भी है। ठीक है, अब मैं यूआई क्यों पसंद करता हूं, मतलब स्टेप डेविएशन की मेथड ही मैंने क्यों यहाँ पे पसंद की, क्योंकि सबसे इजी होता है। कैसे, थोड़ा कैलकुलेशन बाद में करना पड़ता है, लेकिन यूआई को फाइंड करना, एक्सआई को फाइंड करना बहुत चुटकी वाला काम होता है। ठीक है, अब क्या करो, एक्सआई में किसी भी एक को ए मानो, ए बोले तो अज्यूम करो किसी को, तो अज्यूम आपको क्या करना है, ऐसे लेटर के आगे करना है जैसे क्यू और पी फाइंड करना इन दोनों के आगे। क्योंकि अज्यूम मैं इन दोनों के आगे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप क्यू देखोगे ना, क्यू तो क्यू के सामने वाली वैल्यू 0 हो जाती है और क्यू का 0 से गुणा करोगे ना तो लास्ट में 0 ही आएगा, जिसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारा लास्ट में पी और क्यू आएगा ना, तो कैलकुलेशन करने में आपको गलती दिखेगी या फिर हो सकता है आपसे गलती होगी ही होगी। तो ऐसी कंडीशन में पी या क्यू इनके सामने किसी भी नंबर को एक्सआई के अंदर अज्यूम कर लो। ठीक है, मैंने क्या किया, 32 को कर लिया, तो ये क्यू 0 हो जाएगा लास्ट में। देखना कैसे, चलो
तो आपने क्या किया, ए जैसी बनाया, ऊपर चले गए तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हमारा यूआई निकाल रहा है, याद रखना, ठीक है। नीचे आओ तो 1, 2, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्यू को ही मान सकता हूं, मैं यहाँ पे पी को भी मान के कर सकता हूं, ठीक है। आपको लग रहा हो कि मैं शायद तक रेक्टिफिकेशन कर गया हूं, एक काम करते हैं, हम कीमत को बदल के देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको लास्ट में आंसर बता भी दूंगा कि आंसर हमारा राइट है, ठीक है। लो एक बार मैं अपने हिसाब से इसको चेंज कर देता हूं। लो ये पी के सामने ए, ठीक है। मैंने क्यू बनाया था, मतलब क्यू के सामने लिया था, तो क्यों लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर सब में ही आ जाएगा। अगर मैं किसी इनमें से किसी एक को भी मानूंगा ना तब भी आ जाएगा, लेकिन सवाल को इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे ए बनाया हुआ था, ठीक है। मतलब सॉरी, ये 32 को ए लिया हुआ था। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जिसके सामने जो ए लिया ना, अज्यूम किया ना, अज्यूम के सामने वाली जो कीमत होती है ना यूआई में, वो हमेशा 0 हो जाती है। ऊपर जाओ तो -1, -2, -3, नीचे आओ तो +1, +2, +3, +4 और +5, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप निकालोगे FI UI। कैसे निकालोगे, FI और UI का मल्टीप्लाई। नाउ 3 3 जा -9, अगेन सॉरी 8 2 जा 16, 12 1 जा 12, पी का 0 से करोगे तो 0। बस इसीलिए हम यहाँ पे ए मान के रखे थे, क्योंकि लास्ट में अगर यहाँ पे पी आएगा ना, फिर क्यू भी आएगा ना, फिर लास्ट में कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा इजी करने के लिए मैंने क्या किया है, ऐसे नंबरों के सामने मतलब ए माना है जहां पे एक 0 हो जाए, इसलिए। अब देखो 35 बन जा 35 एंड 21 2 जा 42, क्यू का 3 से करेंगे तो 3Q, और 6 का 4 से करेंगे तो 24, एंड 2 5 जा 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे FI निकाल लिया। अब सिग्मा FI निकालते हैं, चलो इसको बाद में ऐड कर लेते हैं, हम इधर पहले निकाल लेते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस वाली कीमत है उसको अलग ऐड करेंगे और प्लस वाली को अलग ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0 तो कभी होता ही नहीं है ऐड, तो यहीं तक ले लेते, खाली 0 तो कभी ऐड होता ही नहीं है। चलो तो माइनस वाली कीमतों को अलग ऐड कर लेते हैं। अब इक्वल देखो 2 और 6 8, 8 और 9, 8 2 जा 16 और 1 17, 17 जा 7, कैरी 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब हमारे पास माइनस का 37 आएगा, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, सब सेम साइन के साथ है तो कीमत ऐड हो जाएंगी सारी की सारी। नाउ इनको ऐड करेंगे ना, इससे पहले हमारे पास ये 3Q है ना, इसको मैं अलग लिख देता हूँ क्योंकि ये कभी ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक वेरिएबल के साथ है, इसलिए। अब बाकी रही जो कीमत है ना, उनको सबको ऐड कर लो। नाउ 0 4 2 और 5, तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 को 0 से ऐड करोगे तो 11 ही रहेगा, कैरी 1। अब सेकंड डिजिट 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 4 8 और 8 और 3 11, मतलब यहाँ पे हमारे पास 111 प्लस 3Q ये निकलेगा हमारे पास, इतनी ही जो पॉजिटिव वैल्यू। अब हमें निकालना है क्या, सिग्मा FI UI। इसका मतलब क्या होता है कि हमें टोटल निकालना होता है, हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं है, इनका सम करो, प्लस करो, माइनस करो, जो करना है करो, लेकिन फाइनल आंसर आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये 111 में से ये 37 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस का 3Q तो सेम रख दो क्योंकि इसमें से कुछ घटने नहीं वाला। अब क्या करो, ये 111 में से 37 घटाओ, तो यहाँ पे एक कैरी आगे लेंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये 11 में से 3 जाएगा, सॉरी 7 जाएगा, तो बचेगा कितना, 4। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास 1 है, मतलब ये 10 ही एक तरीके से बोल सकते हो। इस 10 में से ये 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी कीमत हमारे पास प्लस में है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पेजेस को ऊपर कर लेता हूं। बहुत इजी सम है यार, आपको लग रहा होगा कि एक्स वाई कैसे निकालते हैं, वो सब बहुत इजी, मक्खन जैसा एकदम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये सिग्मा FI निकालेंगे, सिग्मा FI, इसका मतलब क्या होता है कि हम इनका भी सम निकालेंगे। तो पहले मैं काम करता हूँ, जो P और Q है ना उसको अलग रख लेता हूँ क्योंकि ये तो ऐड होंगे ही नहीं इसमें, तो P प्लस Q प्लस, अब बाकी सारी कीमतें ले लेते हैं हम। तो देखो हमारे पास 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 8 16,
और 8, 16 और 8 24, 24 और 3, 24 और 3 होता है हमारे पास 27। अब कैरी कितना है हमारे पास 2, सेकेंड डिजिट, तो सेकेंड डिजिट देखो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, बाकी सारी कीमत हम ले चुके, तो ये 87 आ जाएगा। बट हमारे पास तो सिग्मा एफ आई दिया है ऑलरेडी, बताते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई थी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इस सिग्मा एफ आई के बदले हम इसको ले सकते हैं। नाउ लिखेंगे 125 इक्वल टू 87 प्लस पी प्लस क्यू, ये 87 को आगे ले लेते हैं, तो 125 माइनस 87 इक्वल टू पी प्लस क्यू, घटाते चलो, तो 15 में से 7 गया मतलब 8 बचेगा, और 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, इक्वल टू पी प्लस क्यू। चलो अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूले के बाद हमारे पास जो भी कीमत आएगी ना, इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे ना, हमारा पी और क्यू दोनों आ जाएगा। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, स्टेप डेविएशन वाला। हम लिखेंगे बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज ये है कि हमने जितनी भी कीमत हमने यहां से निकाली ना, वो सारी कीमत आप यहां पे मेंशन करो अलग से, क्योंकि आपके एग्जामिनर यानी जो चेकर को कभी भी आपका पेपर देखने की जरूरत ना पड़े। अब उसको जो भी कीमत चाहिए ना, उसको सप्लीमेंट्री में दिख जानी चाहिए, बोले हाँ ये कीमत थी इसमें, ठीक है, गलती हुई है सही हुई है, उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ बंदे ने पेपर सही से किया है तरीके से, तो वो सारी चीजें। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या कौन कौन सी कीमत हमने निकाली थी, देखो हम पहले लेंगे एच। एच होता है एक्स आई के बीच का गैप, तो वो 5 का दिख रहा है हमें साफ साफ। उसके बाद आएगा हमारे पास क्या ए, तो ए लिया हमने 17। फिर बात करते हैं सिग्मा एफ आई, तो वो हमारे पास 125 ऑलरेडी दिया था। ठीक है, फिर हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई, ये हमारे पास कितना दिया है 74 प्लस 3Q। ठीक है, और कुछ है और कुछ नहीं, ये तो चलेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतना क्लियर ही है। ठीक है, चलो अब अपना पूरा फॉर्मूला ले लेते हैं। चलो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक है, चलो एक्स बार की कीमत कितनी है 22.12, ये ऑलरेडी मेंशन किया हमने। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में से एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। ओके, क्लियर है। चलो अब इक्वल टू ए की कीमत कितनी है 17 प्लस सिग्मा एफ आई यू कितना दिया है हमारे पास 74 प्लस 3Q दिया है, अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है तो 125 ऑलरेडी है, और इनटू में एच की कीमत कितनी दी थी हमारे पास 5 दी थी, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन की है ऊपर। अब समझ रहे हो एक तरीके से मुझे यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं ऊपर से कीमत देखते जा रहा हूँ और लेते जा रहा हूँ। तो यही सारी चीजें होती हैं सवाल को इजी करने के लिए। अब पहले प्लस माइनस वाली कीमतों को आगे लेके जाते हैं, तो 17 को आगे लेके जाएंगे तो ये 22.12 माइनस 17 हो जाएगा एंड इक्वल टू, अब देखो ये 5 बन जाए 525 जब हमारे पास क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो कि 5 बन जाए 5 2 जा 10, 2 उधर आ जाएगा, 5 5 जा 25, मतलब 125 को हम 25 टाइम में कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, अच्छा इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। चलो अब यहाँ पे 74 प्लस 3Q अपॉन में 25 बचा ओनली 4। ठीक है, इसको घटा देते हैं, तो 22 में से जब 17 घटाएंगे ना तो हमारे पास 5 बचेगा। ठीक है, और याद रखना कि ये पॉइंट के बाद वाली संख्या से मत घटाना बिल्कुल भी। जो हमारे पास जैसे ये 5 दिया ना, ये 5 को हम होल नंबर बोलते हैं, और पॉइंट के आगे वाली संख्याओं को भी हम होल नंबर बोलते हैं। तो होल से सिर्फ होल नंबर घटते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर शॉर्ट में करना है अच्छे से तो। नाउ अब 22 में से अगर 17 घटाते ना तो 5.22 आएगा, मैं नहीं सॉरी सही है, यहाँ पे 5.12 आएगा। ठीक है, अब इक्वल टू 74 प्लस 3Q अपॉन में 25। अब आप देखोगे ये दो संख्या पहला पॉइंट है, तो अगर इस पॉइंट को मैं रिमूव करता हूं ना तो अपॉन में हमारे पास 100 आएगा, क्योंकि दो संख्या पहला पॉइंट है तो अपॉन में 2 जीरो के साथ 1 आएगा, याद रखना।
अब 25 वन जा 25, 25 4 जा 100, और ये 4 से 1 मतलब 5 1 12 भी कट जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट है ना वो 4 के टेबल में आते हैं, इसलिए हमें कंफर्म हो गया कि 4 से ये भी पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक स्टेप नीचे ले लेता हूँ तब काटता हूँ। चलो अब 512 पॉइंट हट चुका, याद रखना, अपॉन 4 इक्वल टू 74 प्लस में 3 क्यू। अब इसको काटे, 4 1 जा 4, एक इधर, 4 2 जा 10 10, सॉरी 4 2 जा 8 8, 3 बचा 3 इधर, और 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। तो हमारे पास नेक्स्ट में 128 इक्वल टू 74 प्लस में 3 क्यू बचा। इस 74 को हम आगे ले लेते, तो 128 माइनस 74 इक्वल टू 3 क्यू बचेगा। अब घटाते चलो, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, और 12 में से 7 गया, 12 में से 7 मतलब 5 बचेगा, 5 एंड इक्वल टू 3 क्यू। और 3 से 54 18 टाइम में कैंसिल होगा, 18 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या, हमारे पास Q बराबर सिर्फ 18 बचा हमारे पास, 18। ठीक है, Q की कीमत हमारे पास 18 है। अब नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हम जब मेथड यूज करेंगे ना तो हमें P और Q इनमें से कोई एक कीमत मिलेगी, वो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, 1 में रखेंगे, वैसे ही हमारे पास P आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ Q पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, उठा लो सीधा, तो 38 P प्लस Q इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट इधर ही लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं, P प्लस Q इक्वल टू में 38। अब कीमत रख देते हैं, तो Q की कीमत कितनी है 18, तो P प्लस 18 इक्वल टू 38, इसको उधर लेके जाते हैं, तो P इक्वल टू 38 माइनस 18 एंड P इक्वल टू, जब घटाएंगे ना तो हमारे पास बचेगा 20। ठीक है, तो हमारे पास P की कीमत आएगी 20 और Q की कीमत आएगी 18, मतलब पहला जो ब्लैंक था वहां पे कीमत आएगी हमारे पास 20 और जो सेकंड ब्लैंक है वहां पे कीमत आएगी हमारे पास 18। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर एक चीज आपको समझ में आई हो कि मैंने कौन सी कीमत कहां से फाइंड आउट की। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो, मैं तो थोड़ा साइड में, फिर आगे चलते हैं। ओके चलो, तो मैं क्या करता हूं, इसे रफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 2 मिनट में चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 52। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला पहले से समझ लेते हैं। यहां पे लिखा है कि द फॉलोइंग टेबल्स गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप। ठीक है, तो हमारे पास 400 नियॉन लैंप एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लाइफ टाइम इन आवर्स दिया गया है कि हमारे पास 14 लैंप्स ऐसे हैं जो 1500 से लेकर 2000 आवर तक चलते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हमारे पास ये लैंप दिया है और इनकी लाइफ टाइम दिया है। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप। मीडियन बोले तो मिड वैल्यू चाहिए एक तरीके से कि अप्रोक्स वो कितना जीते हैं। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, एक मिड वैल्यू बोल सकते हो, एवरेज वैल्यू बोल सकते हो। चलो, अब कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बॉक्स अलग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बॉक्स हम इसी को थोड़ा ऐड कर लेते हैं। आपको तो कंपलसरी बॉक्स बनाना रहेगा, याद रखना। यहाँ मैं बॉक्स के साथ बॉक्स को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास ये जो होगा ना, ये CF होगा हमारा।
ये हमारा सी एफ होगा। अब सी एफ कैसे निकालते हैं? सी एफ में क्या होता है हमारे पास, पहली कीमत सेम रहती है, पहली कीमत सेम रहती है। अब पहली को दूसरे में ऐड करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 70 और 60 को ऐड करेंगे 130 आ जाएगा। 130 और 86 लगभग हमारे पास 116 आ जाएगा। तो भी चेक करते हैं, 6 और 0 6, 13 और 8 21 ओके। फिर 216 को इसको ऐड करते हैं तो 4 और 6 10 कैरी 1, अब 1 और 21 22 हो जाएगा। 22 और 7 27 हमारे पास 29 हो जाएगा। अब 29 इनको ऐड करते हैं हमारे पास, तो 60 को ऐड करेंगे तो लगभग हमारे पास कितना होगा 352 हो जाएगा 352, और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 400 पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमारे पास जो लास्ट कीमत है ना वो हमारी n होती है। ये जो लास्ट कीमत है वो क्या होती है हमारे पास n, तो n बराबर हमारे पास 400 है और हमें निकालना है यहाँ पे क्या n/2, मतलब 400 का हाफ हो जाएगा तो ये क्या निकलेगा सीधा 200 निकलेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है कि जो हमारे पास n/2 निकलता है ना उसे हमें जज करना होता है इस CF के अंदर कि CF के अंदर अंडर द वैल्यू किसकी होगी। अब जैसे 200 किसके बीच में आएगा 400, मतलब 14 में पॉसिबल नहीं है, 17 में पॉसिबल नहीं है, 130 में पॉसिबल नहीं है, तो 216 एक ऐसा नंबर है ना जिसके अंडर 200 आ सकता है। तो हमें क्या करना है, इसी को चूज कर लेना है, इसी को पसंद कर लेना है। ठीक है, चलो अब यहां से हमारे पास क्या होगा कि कीमतों को निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना। अब हमारे पास क्लास मार्क कौन सा रहेगा हमारे पास, तो ये 3000 रहेगा, तो हमारा L बराबर 3000 कॉमा हमारा जो CF होगा ये हमारे पास F होगा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, याद रखना। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 86 होगा, और जो CF है उसमें क्या होता है हमारे पास कि जो कलेक्ट किया जाता है ना उसके ऊपर वाली कीमत को लिया जाता है, जस्ट लाइक 130 याद रखना 130। ओके, अब जो भी कीमत है हम क्या करेंगे इसे मेंशन करेंगे। चल अब स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूले को। फॉर्मूला होता है हमारे पास मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, अब हमने क्या किया, मीडियन का फॉर्मूला किया, कीमत रखते हैं, तो मीडियन को हम कैपिटल M से बिलोंग करते हैं, कैपिटल M इक्वल टू, अब L क्या किया हमने, L लिया हमने 3000 प्लस n/2 कितना हमारे पास, ये 200 है, माइनस CF कितना हमारे पास 130 अपॉन में F हमारे पास कितना है 86 और H कितना है, तो H हमारे पास देखो इनके बीच में जो गैप दिख रहा होगा ना आपको वो सीधा 500 का गैप दिख रहा है हमें। ठीक है, 500 का, तो इनटू में 500। चलो अब सवाल को इजी किया जाए, इजी से इजी किया जाए। ठीक है, कैसे आओ समझते हैं। नाउ कैपिटल M इक्वल टू 3000 प्लस 200 में से अगर मैं 130 माइनस करता हूँ ना तो 70 बचेगा हमारे पास, तो 70 अपॉन में 86 और इंटू में 5000 सॉरी 500। चलो 86 का टेबल तो मुझे आता नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। है चलो काट देते हैं। चलो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 5 जा 10, मतलब हमारे पास कैपिटल M इक्वल टू 3000 प्लस 35/43 इंटू में 500 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 500 से 43 तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे इस 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे 35 में, तो कैपिटल M इक्वल टू 3000 प्लस 35 2 जा 70 140 मतलब 175 आएगा, 175 20 अपॉन में 43। ठीक है, मैं एक बार टेबल पढ़ रहा था, एक बार मैं तो भी कंफर्म करता हूँ। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 175 क्लियर है। हाँ कीमत क्लियर है, बट 175 को डिवाइड देने के लिए मुझे 43 का टेबल भी तो आना चाहिए, आता नहीं मुझे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आओ बताता हूँ। 175
00 डिवाइड बाय 43। ओके, मैं आपको एक टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, वो टेबल आई होप बनाना आपको आता हो, नहीं आता तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो मैं विद इन 1 मिनट तैयार करके बता दूंगा कैसे करना है हमें, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होता है टाइमिंग क्रॉस हो सकती है 1 मिनट की। कौन सा, हाँ ये रहा टाइमर, चलो। ओके, आई होप ये टाइमर दिख रहा होगा आपको, मैं इस टाइमर को यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, टेबल हमारा रहेगा 43 का, और बता रहा हूँ जिस स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है आपको। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, 3 से 3 को ऐड करोगे 6, और 4 से 3 मतलब 4 को ऐड करोगे तो 8। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहली वाली कीमत के साथ सारी कीमतों को ऐड करते आना है। देखो 6 और 3 9, 4 और 8 12, 9 और 3 12, कैरी 1। अब 12 और 4 16, 16 और 1 17, 2 और 3 5, 17 और 4 21, 5 और 3 8, 21 और 4 25, 8 और 3 11, कैरी 1। अब 25 और 1 26, 26 और 4 30, एंड 1 और 3 4, 30 और 4 34, एंड 4 और 3 7, 34 और 4 38, एंड 7 और 3 10, कैरी 1। अब 38 और 4 42, 42 और 1 43। देखो अभी कितना सेकंड हुआ है, 58 सेकंड हुआ है, मतलब 1 मिनट के अंदर टेबल तैयार कर दिया है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, नहीं तो मैं 40 सेकंड तो बहुत हो गया मेरे लिए एक तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से टेबल तैयार कर सकते हो। चलो डिवाइड करते हैं फटाफट। अब अगर 43 का सोचोगे ना, यार इससे मल्टीप्लाई कर देते उससे, ऐसे में आपके 1 मिनट से ज्यादा ना बिगड़ना तो मुझे बोलना। आप फटाफट टेबल मतलब जस्ट कर ही नहीं सकते एक तरीके से डिवाइड बिना टेबल को लिखे, ठीक है। चलो मतलब फास्ट बोल रहा हूँ, बाकी आप बिना लिखे भी मैं तो बोल रहा हूँ कि आप ट्राई कर सकते हो एक तरीके से, ठीक है। लेकिन आपका 1 मिनट से ज्यादा खराब होगा, इसलिए आप टेबल बना लो और फटाफट से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। देखो अब 17 तो पॉसिबल नहीं है, तो 175 लेना पड़ेगा। देखो 175 है कहीं नहीं है, तो हमें ये 4 टाइम में लेना पड़ेगा। 4 टाइम में 172, 172 घटाएंगे हम 3 बचेगा। अब क्या करेंगे हम 0 लेंगे। क्या ये अभी सेटिस्फाइड है, बोले नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक और 0 साथ में उतारेंगे। और आपको पता होगा रूल कि दो डिजिट अगर एक साथ उतारते हैं ना तो हमें 0 ऐड करना पड़ता है, इतना पता होगा आपको ऑलरेडी। अब 300 के अप्रोक्स देखो, तो हाँ ये है लेकिन बड़ा नंबर है तो ये इसको लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम में जा रहा है, 6 टाइम में आ रहा है हमारे पास 258। अब रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 42। अब 42 तो पॉसिबल नहीं लाना, लेकिन पॉइंट के बदले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 ला सकते हैं। अब देखो 420 के अप्रोक्स कोई है, 420 के अप्रोक्स तो नहीं है, लेकिन 9 टाइम में जरूर जाएगा, ठीक है। 9 टाइम में हमारे पास 387 जरूर आएगा। चलो तो यहाँ पे 390 13 और 20 13, मतलब यहाँ पे 33 आएगा। 33 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। अब 33 भी क्या है हमारे पास छोटा वैल्यू है 43 से, तो पॉइंट के बदले 0 ले लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, तो हमारे पास 1 6 7 टाइम में जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम में जा रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर 7 ले लो। 7 टाइम में क्या 3 4 नहीं सॉरी यार 6 टाइम में लेना पड़ेगा, बिकॉज ये 344 बड़ा है। 7 टाइम 6 टाइम में लेना पड़ेगा। 6 टाइम में कितना आएगा हमारे पास 301। रिमाइंडर कितना आएगा 29। अब 29 को क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद कम से कम आपको 3 डिजिट तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। अब 29 है, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से डिवाइड करोगे तो 29 पॉइंट है 0 ले लो। 290 के अप्रोक्स है, 290 के अप्रोक्स हाँ ये है। कितने टाइम में हमारे पास 5 टाइम में है, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था, अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले दिए। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर सेकंड डिजिट के बाद थर्ड डिजिट छोटा है ना, उसे लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हमारे पास 40696 है, 40696 406.96 ये हमारे पास इनको डिवाइड देने पर आया है। तो प्लस में 3000 इक्वल टू कैपिटल एम। अब कैपिटल एम इक्वल टू 3000 में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 3406
0.96 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा मीडियन आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से मैंने मीडियन को फाइंड किया। ठीक है, क्योंकि बहुत मक्खन जैसे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको समझना अच्छे से है। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, और बॉक्स को बनाना कंपलसरी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम को कम करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से तैयार कर दिया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया कि 2 कॉइन्स आर टोस्ड सिमुलेटेनियसली, मतलब लगातार उछाले जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 2 हेड और एटलीस्ट 1 हेड और नो हेड। मतलब हमें क्या करना है, देखो ये 4 जो ऑप्शन दिए इनके आंसर निकालने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल आउटकम कितना है इनसे। हमारे पास याद रखना है कि अगर 2 कॉइन हो, 2 कॉइन, तो टोटल हमारे पास आउटकम 4 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एक तो हेड हेड आ सकता है, एक हेड टेल आ सकता है, एक टेल हेड आ सकता है और एक टेल टेल आ सकता है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम वो कितना होगा? वो 4 होगा हमारे पास। ठीक है, टोटल आउटकम। ओके, अब फर्स्ट की बात करते हैं। अब फर्स्ट में क्या बोला गया हमारे पास? यहां बोला गया है कि 1 हेड, मतलब कम से कम एक बार हेड आए, तो हम लिखेंगे 1 हेड। अब आप नोटिस करो कि 1 हेड कितने टाइम आया? 1 हेड आया हमारे पास 2 टाइम। देखो, एक इसमें आया, एक इसमें आया। अब 1 हेड बोला है ना, तो 1 से छोटा बोला है ना 1 से ज्यादा बोला है, सिर्फ 1 बोला है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है वो 2 होगा। फॉर्मूला क्या होता है? तो P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम होगा, टोटल आउटकम। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास? तो वो 2 है, और टोटल आउटकम कितना है? तो वो 4 है। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 हमारे पास होगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल एक तरीके से। चलो अब सेकंड में क्या बोला हमारे पास? सेकंड में बोला है 2 हेड, हमें 2 हेड चाहिए। अब 2 हेड किसमें आए? देखो, दो हेड हमारे पास सिर्फ इसमें आए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले 2 हेड, 2 हेड। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हमारे पास? 1 है, क्योंकि चारों में से सिर्फ एक ही ऐसा हमारे पास आउटकम है जिसके अंदर 2 हेड आए हुए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमारे पास सेम ही रहेगा, तो इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलो, फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा ना। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास? तो 1, और टोटल आउटकम कितना है? तो 4, तो 1/4 ही आंसर गया, क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास तीसरा। अब तीसरे में क्या बोला है? तीसरे में हमारे पास बोला है कि एटलीस्ट 1 हेड एंड, ओके आगे कुछ नहीं लिखा है, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1 होना चाहिए, कम से कम 1। लेकिन कम से कम 1 बोला है, तो कहने का मतलब है कि लिमिट हमारे पास 1 तक है, इससे ऊपर हम कितने भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम एटलीस्ट 1 हेड। ओके, अब यहाँ पे आउटकम क्या होगा? मैंने क्या समझा आपको? एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो कि 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 से ऊपर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 1 1 1, मतलब कहने का मतलब हमारे पास 3 आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 हेड आया, इसमें भी 1 हेड आया, और इसमें 1 से ऊपर आया, तो ये चलेगा। लीस्ट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल हेड नहीं चाहिए हमें, जिसके अंदर हेड ही नहीं है ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए हमें। हमें ऐसी चाहिए कि कम से कम 1 हो, और 1 से ज्यादा कितनी भी चलेगी। तो हमारे पास 1 2 3 आउटकम ऐसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है? सेम, फॉर्मूला सेम होता है, तो फॉर्मूला लगाया। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? तो 3 और टोटल 4, कैंसिल होगा नहीं, मतलब का आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास लास्ट एक 4th, इसमें क्या बोला हमारे पास? इसमें बोला है नो हेड, मतलब हेड चाहिए ही नहीं मुझे, लिखेंगे हम नो हेड। अब नो हेड का मतलब क्या? सिर्फ हमारे पास टेल चाहिए, तो टेल हमारे पास कितने टाइम आया? सिर्फ 1 टाइम आया, ओनली फॉर 1 टाइम। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम होगा 1 ओनली फॉर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे
फॉर्मूला है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास, तो 1 है, अपॉन में टोटल आउटकम कितना है 4, कैंसिल होगा नहीं, हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपने प्रोबेबिलिटी को, बहुत मक्खन जैसी चीज है एक तरीके से, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आपके। ठीक है, चलो अब इसे उतार लो, मैं तब तक एक गिलास पानी पी लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, मैं रफ कर लेते से। तो अब है हमारे पास बारी क्वेश्चन नंबर 54 की। 54। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा इसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है और बहुत इजी भी है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो मैं थोड़ा पहले इसे छोटा कर लेता हूँ। दो मिनट ना, मैं इसे कट कर लेता हूँ, कट। अरे कॉपी नहीं करना मुझे। थोड़ा ब्लरी हो गया है, लेकिन चलो समझ में आ जाएगा आपको भी। देखो आपने बस सबसे पहले बोला क्या, पहले समझ लेते हैं। यह बोला कि 2 कॉइन्स, सॉरी 54 है, 54 8 बॉल्स, 8 बॉल इज अ गेम। अब 8 बॉल का एक पूल गेम होता है, तो आपको पता होगा पूल। यहाँ पे बोला है कि प्लेड ऑन अ पूल गेम, मतलब पूल टेबल एंड विद 15 बॉल्स नंबर्ड 1 to 15, मतलब 1 से लेके 15 बॉलों के साथ खेला जाता है। यहाँ पे आगे बोला गया हमारे पास कि क्यू बॉल दैट इज सॉलिड एंड वाइट बॉल। ये जो सॉलिड बॉल है ना, एक तरीके से ये कॉमन बॉल होती है, क्यों इसी पे हम क्या करते हैं, उस स्टिक से मारते हैं और बाकी नंबरों को क्या करते हैं, उस बिल के अंदर डालते हैं। अब आगे क्या बोला हमारे पास, और द वाइट, मतलब 15 नंबर्स बॉल। तो जो 15 नंबर जो बॉल हैं, मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि जो 15 बॉलें हैं उनके ऊपर नंबर मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि 8 आर सॉलिड, यानी नॉन वाइट कलर्ड बॉल्स नंबर 1 to 8, मतलब 8 बॉल्स ऐसी हैं जो कि हमारे पास कैसी है, हमारे पास सॉलिड और नॉन वाइट है, कलर्ड बोल सकते हो हमारे पास। तो सबसे पहले लिख दो मैं फर्स्ट वाले में, ये क्वेश्चन 54 है, इसको हटा देता हूं, या लिख देता हूं सॉलिड, यानी कलर्ड बॉल। कितनी बॉल है हमारे पास, वो 8 बॉल है। ठीक है, कलर्ड बॉल। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास, आगे बोला है एंड 7 आर स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर व्हाइट पट्टी होती है। ठीक है, मैं अब लिख देता हूं स्ट्राइप्ड बॉल। ठीक है, स्ट्राइप जिसको बोलते हैं जिसके ऊपर व्हाइट पट्टी होती है, याद रखना। वो कितनी बॉल है हमारे पास, वो टोटल 7 है। ठीक है, तो 7 और 8 15 हुआ, और 15 में क्यू बॉल आ जाती है, क्यू बॉल। ठीक है, क्यू बॉल कौन सी तुम्हारे पास, देखो क्यू बॉल कौन सी थी, वो व्हाइट करके बॉल होती है, व्हाइट बॉल। ठीक है, और 8 बॉल इसके अंदर आ गई, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। ओके, अब यहां पे टोटल आउटकम निकाल लेते हैं। यहां पे लिखेंगे हम टोटल आउटकम, तो हमारे पास आएगा वो 15। ठीक है, चलो अब फर्स्ट से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां क्या दिया हमारे पास, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और थोड़ा ब्लरी इस वजह से हो गया क्योंकि मैंने पेजेस को थोड़ा कट कर दिया है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। देखो
अब फर्स्ट वाले में क्या बोला यहाँ पे देखो समझ लेते हैं। ये लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉ बॉल बियर्स नंबर 8, मतलब 8 नंबर की जो बॉल है ना उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो वो 15 बॉलों में से कोई एक बॉल होगी 8 नंबर की, तो वही हमारे पास क्या होगा 1/15 बनेगा। तो मतलब पहले लिखेंगे हम क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द ड्रॉ बॉल इज, मैं लिख दूं यहाँ पे बॉल बियर्स नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम होगा 1, क्योंकि वो 15 बॉलों में से कोई एक बॉल होगी जो 8 नंबर की होगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या फॉर्मूला, P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कौन सा हमारे पास तो 1 है और टोटल आउटकम कितने हैं 15, तो हमारा आंसर होगा 1/15। सिंपल यार। चलो दूसरा, अब क्वेश्चन थोड़ा ऐसा दिया कलरफुल, थोड़ा मतलब मैंने ऐसे अंदर दे दिया, मतलब एस्थेटिक बोल सकते हो हमारे पास कि इस तरीके से मतलब मैंने क्वेश्चन दे दिया ना कि हमें वैसे ही डर लग जाए यार क्वेश्चन में लिखा क्या है एक तरीके से, तो बस समझना है अपने को अच्छे से। दूसरे में लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉ बॉल बियर्स अ प्राइम नंबर। ओके, बॉल बियर्स, अब गिरने की बात की जा रही है कि जो हमारे पास हॉल है उसके अंदर एक बॉल गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, लेकिन वो कौन से नंबर हमारे पास प्राइम नंबर, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या कर रहा हूं मैं 9 10 11 12 13 14 15, अब ये 15 नंबर तक की बॉल है एक तरीके से। तो हमारे पास इनमें से ऐसी कितनी बॉल होंगी जिनके फैक्टर 2 होंगे, मतलब ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनके फैक्टर 2 होंगे। अब कौन कौन से स्टार्ट होंगे, हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं ना वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7। अच्छा कुछ और बोलो नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉ बॉल बियर्स प्राइम नंबर, नहीं सही है, 2 3 5 7, उसके बाद 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है हमारे पास, 13 है और सारे नंबर 13 14 15। ओके, तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 बॉल ऐसी हैं जो कि हमारे पास मतलब 6 बॉल ऐसी जिनके ऊपर प्राइम नंबर मेंशन है। जैसे 2 है, 2 एक तो एक के टेबल में आएगा, एक खुद के टेबल में आएगा। ये नंबर ऐसे हैं या तो 1 में 1 कॉमन नंबर होगा हमारे पास और एक खुद होगा बाय सेल्फ। 13 एक तो 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है, तो ऐसे नंबरों को बोला जाता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमारे पास हम लिखेंगे अब प्राइम नंबर लिख देता हूं, अब प्राइम नंबर। ओके, अब प्राइम नंबर की बॉल कितनी निकल के आ रही है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बॉल ऐसी हैं जो कि प्राइम नंबर वाली है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, चलो कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, फॉर्मूला तो सेम ही है सबके अंदर। ओके, अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल कितना 15 कट जाएगा, ये 3 2 6 और 3 5 15, मतलब 2/5 हमारे पास इसका आंसर 2/5। ठीक है, चलो इसी तरीके से हम बात करते हैं तीसरे वाले की। अब तीसरे वाले में क्या बोला है उसे समझ लेते हैं। यह बोला गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉ बॉल बियर अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3, मतलब हमें 2 और 3 के मल्टीपल वाली चाहिए। चलो अब देखो पहले समझना है, यहाँ पे मल्टीपल किसको बोलते हैं, जो सिर्फ 2 के टेबल में आए, और 2 और 3 बोला मतलब 3 के टेबल वाली और 2 की टेबल वाली दोनों को ले लें। चलो अब इनमें से कौन कौन से नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 आता है, 3 4 आता है, 5 6 आता है, 7 8 आता है, 8 9 10 आता है, 11 12 आता है, 13 14 आता है। तो इतने नंबर जो है ना वो हमारे पास 2 के मल्टीपल है। अब 3 के मल्टीपल भी बोला है, तो 3 के मल्टीपल, अब 3 6 9 12 और 15। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आ गए। अब इनमें से कुछ नंबर ऐसे जो कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या कि उसे हम 1 टाइम ही लेते हैं, 1 टाइम ही ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, हम 2 बार नहीं रखेंगे। देखो यहाँ पे जैसे 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, तो क्या 12 टू टाइम काउंट किया जाएगा, नहीं एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो याद रखना ये मैं येलो करूँ ये 1 टाइम आएगा। ठीक है, और कौन सा 6 1 टाइम आएगा, और कौन सा है 6
9, 15, ओके। और सारे नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है, ठीक है, सिर्फ दो ही नंबर कॉमन थे, 6 और 12। तो उनको सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, दूसरी बार काउंट नहीं करेंगे। चलो, तो कितने फेवरेबल आउटकम बनेंगे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 8, 9 और 10। तो 10 डिजिट ऐसे होंगे जो कि हमारे पास होंगे कितने, मतलब जो कि फेवरेबल आउटकम बनेंगे, मतलब 2 और 3 के मल्टीपल होंगे। 6 और 9 को मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि मैंने वो पहले ही काउंट कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि दो बार नहीं काउंट करेंगे सेम नंबर को, सिर्फ 1 टाइम। चलो, तो हमारे पास 10 आया, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना है? 10 आया, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो इनके फेवरेबल आउटकम कितने बने हमारे पास? 10 बने हमारे पास, याद रखना 10। चलो, फॉर्मूला तो वही सेम, तो फॉर्मूला हम यहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं अगेन। ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ऊपर 10 और नीचे 15, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ठीक है। तो 2/3 होगा इसका आंसर, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन को थोड़ा मैं स्मॉल कर लेता हूँ बिकॉज स्पेस हमें मिल जाए फोर्थ क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में क्या बोला इसमें, उसको भी समझ लेते हैं अच्छे से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रो बॉल इज सॉलिड कलर्ड एंड बियर्स एन इवन नंबर। ओके, अब सॉलिड की बात की जा रही है और इवन। ओके, अब सॉलिड कलर कौन से हमारे पास? 8 तक है, तो उसमें कौन कौन से आएंगे हमारे पास? तो हमारे पास सॉलिड, मैं लिख देता हूं फिर, सॉलिड कलर एंड इवन नंबर, ठीक है, इवन। अब समझना कि सॉलिड हमारे पास सिर्फ 8 है, मतलब 1 से लेके 8 तक के नंबर यहाँ पे। तो एक तो 2, 4, 6 और 8, ये 4 नंबर ऐसे हैं जो इवन नंबर है। तो हमारे पास 4 आउटकम आएंगे ऐसे, जो सॉलिड भी होंगे और इवन नंबर वाले होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो 4 है। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम बराबर। अब फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास? तो वो 4 है और टोटल कितना है? 15 है। कटेगा नहीं, हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अटेंड कर सकते हो अपने क्वेश्चन नंबर 54 को। आई होप आपको मालूम पड़ गया हो कि किस तरीके से मैंने सवाल को फाइंड किया, ठीक है, यानी सॉल्व किया। चलिए, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर के साथ, नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।